हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का हमने 32 क्वेश्चन डील कर लिया है पीवाईक्यू। आज हम 33 से क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है, सबसे बड़ी से सबसे छोटी क्षमता के क्रम में निम्नलिखित स्टोरेज क्षमताओं के सही क्रम की पहचान कीजिए। ठीक है, ये दिया गया है। तो सबसे छोटी से सबसे बड़ी से सबसे छोटी, सबसे बड़ी क्या होती है? तो यहाँ सही ऑप्शन आप देख लीजिए। सबसे बड़ी आपका होता है 2 TB और 1 GB बाइट, 1500 MB और 5 KB। ठीक है, ये इसका सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम होते हैं। ठीक है, ये आईसीटी से क्वेश्चन लिया गया है, ये भी आईसीटी से ही है। देख लीजिए, अगला है स्मार्टफोन के संबंध में जिसमें ब्लूटूथ और वाईफाई टेक्नोलॉजी दोनों है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन है कि वाईफाई की रेंज ब्लूटूथ से कम होती है, वाईफाई की रेंज ब्लूटूथ से कम होती है। और दूसरा है वाईफाई के माध्यम से ब्लूटूथ की अपेक्षा कहीं अधिक तीव्र दर से डेटा भेजा जाता है। तो वाईफाई और ब्लूटूथ आप दोनों जानते हैं, आपके स्मार्टफोन में होता है। तो क्या ये दोनों जो हमारे कथन स्टेटमेंट है सही है कि गलत है? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिया है, देखिएगा। ऑप्शन कह रहा है ब्लूटूथ की जो रेंज होती है, मतलब हमारा कथन ए जो है असत्य है और कथन 2 जो है वो सत्य है। वाईफाई की रेंज ब्लूटूथ से कम होती है, ये असत्य है। ठीक है, और जो वाईफाई के माध्यम से ब्लूटूथ की अपेक्षा कहीं अधिक तीव्र गति से डाटा भेजा जा सकता है, ये सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, देख लीजिए, इसका व्याख्या यहाँ दिया है थोड़ा सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2, और दोनों में देखिए इस तरह से 4 आपको ऑप्शन दिए हैं और इस साइड से मैच कराने हैं। ठीक है, कंप्यूटर परिभाषिक शब्द है और इधर प्रयोजन है, उससे मैच कराने हैं आपको। देखिए, मैच कराइए। तो OCR, OMR, ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग, इधर है टंकित या हस्तलिखित दस्तावेज। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए हैं। राइट ऑप्शन हम आपको दिखा रहे हैं, अब देख लीजिए राइट क्या है। तो OCR मैच कराएंगे, टंकित या हस्तलिखित दस्तावेजों का स्कैन करने के लिए प्रयुक्त होता है। आपने हाथों से जो लिखा उसको स्कैन करके लगाना ही OCR है। ठीक है, OMR क्या है? तो बहुविकल्पीय परीक्षाओं में अंक प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होता है। आपने OMR पे बहुत सारे परीक्षा दिए हैं। OMR सीट होता है ना, जिसपे गोला गोला आप रंगते हैं, वो क्या होता है? बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। उसी से संबंधित परीक्षा लेने के लिए OMR प्रयुक्त होता है। ठीक है, ईमेल क्या है? तो आप जानते हैं असमकालिक कम्युनिकेशन है। क्या? ईमेल। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है? समकालिक कम्युनिकेशन है। ठीक है, इस तरह से हमारा सही मिलान होगा। ये हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट इन्वायरमेंट से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का क्षरण करने वाला पदार्थ है? ओजोन परत का कौन सा पदार्थ जो है क्षरण करता है? सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? तो राइट ऑप्शन आपका क्या जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, देखिए यहाँ थोड़ा सा व्याख्या भी दिया है। ओजोन क्षरण ऊपरी वायुमंडल में पृथ्वी की ओजोन परत का धीरे धीरे पतले होने से है, जिसका प्रमुख कारण औद्योगिक कारखाने तथा संसाधनों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों की अधिकता है। इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा ध्रुवीय क्षेत्रों पर पड़ता है। मिथाइल क्लोराइड उन पदार्थों में से एक है। राइट ऑप्शन बी जाएगा। ओजोन परत क्या है? आपको पता है कि वायुमंडल में और पृथ्वी के बीच एक परत है जो कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरण को छान करके, या यूँ कहे कि उसके तीव्र रोशनी को रोक करके छान करके पृथ्वी पर भेजती है, जिससे कि पृथ्वी पे सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरण बहुत तीव्र गति से नहीं पहुंचती और उतना नुकसान भी नहीं होता है। परंतु वर्तमान समय में इतना औद्योगिकरण हो गया है,
और उद्योगों से निकलने वाले जो हानिकारक पदार्थ हैं उनसे इतना ज़्यादा ये प्रभावित हो गया है कि अब ओजोन परत जो है वो क्षरण हो गया है, पतला भी हो गया है, कहीं कहीं छिद्र भी हो गया है। यही कारण है कि पृथ्वी पे स्किन से संबंधित प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहे हैं, स्किन कैंसर ज़्यादा हो रहे हैं। बात समझ में आई? यही कारण है। इसका कौन सा गैस कारण है, कौन सा पदार्थ कारण है? तो मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत, कौन सा सौर ऊर्जा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का रूप नहीं है? ये गलत है, मिसप्रिंट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का स्वरूप नहीं? सौर मतलब जो सूर्य से ऊर्जा हमको मिलता है, तो ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला और जल विद्युत। तो हमारा राइट ऑप्शन जाएगा कोयला। कोयला से तो हमें डायरेक्टली ऊर्जा मिलता है ना, तो उसका संबंध सूर्य से कैसे होगा? ज्वारीय ऊर्जा का संबंध सूर्य से है, पवन ऊर्जा का संबंध सूर्य से, जल विद्युत का है, लेकिन कोयला का संबंध नहीं। यहाँ देखिएगा कोयला और सौर ऊर्जा का रूप नहीं है। कोयला सौर ऊर्जा का रूप नहीं है। सूर्य सौर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। अक्षय ऊर्जा प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत सौर्य, पवन, सागर, पनबिजली, बायोमास, भूतापी संसाधनों और जैव ईंधन और हाइड्रोजन से लगातार अंतर्निहित प्राप्त होती रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा उत्तरोत्तर बढ़ती है और उसमें अधिकाधिक लोग जान गंवाते हैं? मतलब बहुत तीव्र गति से बढ़ती है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, इसका आंसर हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। ऑप्शन दिया है भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट और तूफान, महामारी। तो आपको पता ही है महामारी, अभी कोविड का महामारी तो आप बहुत अच्छी तरह से देखे हैं। महामारी प्राकृतिक आपदा उत्तरोत्तर बढ़ती है और उसमें अधिकाधिक लोग जान गंवाते हैं। जब कोई बीमारी लोगों के बीच एक दूसरे को संक्रमित करती है, साथ ही उस बीमारी से होने वाली मौतें संक्रमण या उससे प्रभावित जनसंख्या के आधार पर उसे महामारी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। भारत सरकार की पर्यावरणीय कार्य योजना के संदर्भ में NMSHE निम्नलिखित में से किसका संक्षेपाक्षर है? ये दिया है NMSHE का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, तो राइट ऑप्शन यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम है। यह निप्को का एक लक्ष्य है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय मिशन, ये क्या राष्ट्रीय कार्य योजना के मिशन क्या है उसके विषय में देख लीजिए आप थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किन प्रदूषकों का प्रयोग प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर पड़ता है? ये जो दिया गया है, कह रहा है इनमें से किन प्रदूषकों का प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य और जलवायु पर प्रतिकूल पड़ता है? तो राइट ऑप्शन आपका क्या जाएगा? बी और सी। बी क्या है? कणाकार पदार्थ और राइट ऑप्शन आपका बी और सी जाएगा, कणाकार पदार्थ और सी ओजोन। राइट ऑप्शन हमारा बी और सी जाएगा, ओजोन और कणाकार पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उच्च शिक्षा के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण शिक्षा में एक पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय निकाय संगठन को निर्देश दिया था? तो राइट आंसर आप जानते भी हैं, यूजीसी। यूजीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है। उच्च शिक्षा के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरण शिक्षा में एक पाठ्यक्रम तैयार व निर्धारित करने के लिए यूजीसी को निर्देश दिया गया था। देखिए स्टूडेंट, दो सूची दी गई है, सूची 1, सूची 2, और दोनों का मिलान करना है कि कौन कहाँ स्थापित, जैसे नेक कहाँ है, ठीक है, NIEDA कहाँ है, ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ स्थित है, इससे मिलान करना है। तो डायरेक्ट आप आंसर देख लीजिए, NSC बेंगलुरु में है। ठीक है, इस तरह से ये इसका मैच देख लीजिए आप।
अगला क्वेश्चन देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में NETF की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इस निकाय के विहित प्रकार क्या हैं? देखिए ऑप्शन ये दिया गया है, देख लीजिए ऑप्शन। और राइट ऑप्शन आपका जाएगा, सीधे आप आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। राइट ऑप्शन आपका जाएगा, प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और नवाचार हेतु नए निर्देश तैयार करना, अधिगम को समझने हेतु प्रौद्योगिकी के प्रयोग के संबंध में विचारों के मुक्त आदान प्रदान हेतु एक मंच मुहैया कराना, और शिक्षा प्रौद्योगिकी में बौद्धिक और संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करना। ठीक है, अगला देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से ई अधिगम मंच क्या है? ई मतलब समझ रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो आप लर्निंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, इसको ई लर्निंग या ई अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो स्वयं परख, स्वयं प्रभा, दीक्षा, मोक्ष, तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ACD जाएगा, मतलब स्वयं प्रभा, ठीक है, स्वयं प्रभा और दीक्षा, इन तीनों के माध्यम से ई लर्निंग प्रोसेस हो रहा है। स्वयं प्रभा और मोक्ष दीक्षा। ठीक है, यही इसी के कारण तो हम ऐप से ही हम पढ़ते हैं ऑनलाइन। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों वर्ष 2015 में सतत विकास लक्ष्य 4 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन लक्ष्य अपनाया गया था? इसका राइट ऑप्शन देख लीजिए, गुणवत्तापरक शिक्षा। इसको देख लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा वर्ष 2015 में सतत विकास लक्ष्य 4 से संबंधित गुणवत्तापरक शिक्षा लक्ष्य अपनाया गया था। ध्यातव्य है कि सितंबर 2015 में महासभा ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को अपनाया, जिसमें 17 सतत विकास लक्ष्य शामिल है। किसी को पीछे नहीं छोड़ना के सिद्धांत पर निर्माण, नया एजेंडा सभी के लिए सतत विकास प्राप्त करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण पर जोर देता है। ठीक है स्टूडेंट, अगला इसके आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप एक एक करके बहुत अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।